नमस्कार मित्रों, मैं अंजना किशनपुरी, पीएचडी शोधार्थी, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। हमने पिछले वीडियो में सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के फर्स्ट टॉपिक सिस्टम फंडामेंटल्स पर चर्चा की थी। अब हम उसके आगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की क्या विशेषताएं होती हैं, सिस्टम में क्या क्या घटक होते हैं और सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं सिस्टम की प्रक्रिया पर कि सिस्टम हमारा बनता कैसे है। तो एसडीएलसी का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ हमारा संदर्भ है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, क्योंकि हमारा विषय भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही है। ठीक है, तो हम एसडीएलसी के फेजेस यानी चरणों को देखेंगे और एसडीएलसी के मॉडल्स को देखेंगे कि हमारे एसडीएलसी की प्रक्रिया को कितने प्रकार के मॉडल्स पूरा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या हम यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। प्रणाली विकास जीवन चक्र। प्रणाली विकास जीवन चक्र एक सूचना प्रणाली के जीवन चक्र की व्याख्या करता है। अर्थात हमारा जो भी सिस्टम डेवलप होगा या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर ही डेवलप होगा, क्योंकि हमारे किसी भी सिस्टम से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, कि एक साइकिल में हमारे सारे कार्य कंप्लीट हो जाएं। जितने भी घटक हमारे हैं वो एक साइकिल में हैं और एक एक करके वो अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। एसडीएलसी एक संरचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर और सिस्टम को बनाने तथा सुधारने का कार्य किया जाता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। एक 1 बाय 1 एक प्रोसेस पूरी होना ही सिस्टमैटिक प्रोसेस कहलाती है, कि आपने एक एक फेज़ को कंप्लीट करते हुए आप दूसरे फेज़ पे जाते हैं, दूसरे फेज़ को कंप्लीट करते हुए आप तीसरे फेज़ पे जाते हैं और इस प्रकार आप आखिरी फेज़ तक पहुंचते हैं और हमारा एक सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से हमारा यहाँ एक सिस्टम तैयार हो रहा है। और सुधार करने की बात यहाँ तब आती है जब आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम उपलब्ध है, उसमें आपको कुछ अपडेशन करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है और आपको कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड करके आपको एक नया वर्जन उस सिस्टम का दिखाना है, तो तब भी हमारी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की प्रक्रिया की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, ओएस है। अब हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूज़ करते नहीं हैं, इनके भी इतने सारे वर्जन्स आ चुके हैं। तो ये वर्जन्स क्या करते हैं कि हर बार तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया जाता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके जो इतने वर्जन्स आए हैं तो हर बार ही बनाया गया हो, है ना। तो उन्हीं एक बार ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया गया है, इसमें बस हर बार यही किया जाता है कि इसके नए फीचर्स को ऐड किया जाता है। इसमें कोई एरर आ रही होती है या कोई पुरानी कोई फीचर के जैसे कोई समस्या होती है तो उसको अलग कर दिया जाता है और नए फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये एक नया वर्जन बन जाता है। तो वो भी हमारी एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, फिर एसडीएलसी प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहक अनुसार उच्च गुणवत्ता युक्त सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने का होता है। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या है कि जो हमारे यूज़र हैं या कस्टमर हैं उनके अनुसार ही हमें सिस्टम को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन जो वो सिस्टम डेवलप करवाना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है, साथ ही सिस्टम का विकास पूर्व निर्धारित समय सीमा और लागत में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसी समय यह भी डिसाइड किया जाता है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उसमें कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये सब भी देखा जाता है। अब यह प्रक्रिया कौन करता है? जो इसको डेवलप करने वाला है, अर्थात सिस्टम एनालिस्ट, जो एसडीएलसी की प्रक्रिया को पूरा करता है। एसडीएलसी एक विस्तृत प्लान है, ठीक है, जो ये बताती है कि कोई सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे हमें किस प्रकार बनाना है, उसके लिए हमें कैसी प्लानिंग करनी है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चरण होते हैं, कैसे क्या क्या फेजेस होते हैं।
तो सिस्टम डेवलपमेंट हमारी क्या है, एक बर्थ टू मैच्योर प्रक्रिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्टूडेंट को ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा या एक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी उसने बोलना नहीं सीखा है, वो अभी एक भी अक्षर नहीं बोलता है, तब वो कैसे एक शब्द को बोलना सीखता है, कैसे एक वाक्य को बोलना सीखता है, और फिर वो कैसे ही कई सारे सेंटेंसेस बोल सकता है, ठीक है। तो वो धीरे पहले तो वो सिर्फ कुछ आवाज़ ही बोलता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, फिर वो धीरे धीरे के एक अक्षर बोलना शुरू करता है, ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा मीनिंग आने लगेगा, फिर अब वो एक शब्द बोलेगा, फिर वो एक वाक्य बोलेगा। तो ये क्या हो गया, एक बर्थ टू मैच्योर प्रक्रिया हो गई कि पहले तो उससे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो एक वाक्य बोल सकता है, पूरा सेंटेंस बोल ले रहा है, क्योंकि वो एक उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है और वो उसमें वो सीखता जा रहा है। तो सॉरी, इसी प्रकार हमारे SDLC के फेजेस हैं जो हमारे पास हमारे सामने कई सारे प्रस्तुत हैं। तो हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। पहला फेज़ है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इस फेज़ को रिक्वायरमेंट गैदरिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम यूज़र या कस्टमर से, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है, वह रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, मीन्स वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो यूज़र है या जो कस्टमर है उसको किस प्रकार का सिस्टम बनवाना है या सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे कैसे फीचर्स चाहिए, कैसा उसका सिस्टम दिखना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। फिर हम आते हैं दूसरे फेज़ पर, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत यह डिसाइड किया जाता है कि जो भी सिस्टम बनने वाला है या जो सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है, जिसकी हमने एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तो जो गैदर हम कर चुके हैं पहले फेज़ में, उसके अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि जो सिस्टम बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसका कितना समय लगेगा। तो ये सिस्टम एनालिस्ट अपनी जो टीम होती है, जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट यूज़र के सामने रख सकते हैं, ठीक है, कि हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना समय लगेगा या हमें कितनी लागत लगेगी। तो ये हम कस्टमर को बताते हैं, और फिर यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि आपको सिस्टम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ये डिसाइडिंग फेज़ होता है। फिर यदि अब डिसाइड हो गया कि सॉफ्टवेयर बनना है, तो हम आते हैं थर्ड फेज़ पर, सिस्टम एनालिसिस पर। अब सिस्टम एनालिसिस में जब हम आते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की थी, वो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें बहुत ज़रूरत थी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, कि हमें बेसिक क्या क्या हमें ऊपर ऊपर से बस मालूम था कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन जब हम सिस्टम एनालिसिस अब करेंगे कि हमारा डिसाइड हो गया अब सॉफ्टवेयर बनना है या सिस्टम बनना है, तो हमको इसकी डीप स्टडी करनी होगी कि कैसे वो सिस्टम काम करेगा, कैसे उसमें फीचर्स को हमको इन्वॉल्व करना है, ठीक है, कैसे कि कैसे यहाँ पर हमारा सिस्टम फीचर्स को ऐड करेगा, ठीक है। डीप स्टडी होने के बाद फिर हम सिस्टम डिज़ाइन पर आते हैं। सिस्टम डिज़ाइन हमारा चौथा फेज़ है, जो ये यहाँ पर क्या किया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारी, उसके अनुसार एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है कि कैसे हमारा सिस्टम बनेगा, उसका इंटरफेस कैसे होगा, उसका इनपुट कैसा होगा, उसका आउटपुट कैसा होगा, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, वो कैसे दिखाई देगा, स्क्रीन पर कैसे दिखेगा, या एक सिस्टम मशीन बनेगी तो वो कैसे दिखेगी, ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। फिर हम आते हैं पाँचवें पेज पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फेज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कोडिंग का कार्य होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसको डिज़ाइन करके दिया गया है, उसको एक प्रोटोटाइप बता दिया जाता है, उसको एक डिज़ाइन बता दी जाती है कि आपका सिस्टम ऐसा है और आपको ये यहाँ पर ऐसा इनपुट देना है, यहाँ पर ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ये सब उसको क्लियर कर दिया जाता है। उसके अनुसार वह कोडिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है। अब जब ये प्रोग्रामिंग करके हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा फेज़ आता है टेस्टिंग फेज़, जो 6 नंबर पे है। टेस्टिंग फेज़ हमारा क्या क्या टेस्ट करता है कि हमने जो टूल बनाया है, जो हमने कोड किया है पूरा,
वो कोड सही है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है किसी भी तरीके की इनपुट देने में या आउटपुट के टाइम पर या कुछ प्रोसेसिंग के टाइम पर। तो वो सब टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को यूज़र के सिस्टम पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय करने के बाद फिर उस सिस्टम को या जो एप्लीकेशन है या जो सॉफ्टवेयर है उसको वहाँ के जितने यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ करने वाले हैं उनको इसको यूज़ करने का तरीका बताया जाता है, कैसे ये यूज़ किया जाएगा, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर हमारा नेक्स्ट फेज़ है मेंटेनेंस एंड रिव्यू का। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, हमने यूज़र को समझा दिया या जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको समझा दिया कि वो कैसे काम करेंगे। अब जब वो काम करते हैं कुछ दिन और उसके बाद जब वो काम करेंगे और उसको देख के फिर रिव्यू देंगे कि हाँ हमारा हमने जितनी रिक्वायरमेंट जो दी थी वो उसके अनुसार ही हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई भी समस्या, थोड़ी बहुत भी समस्या आती है किसी भी तरीके की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो फिर वहाँ पर ये मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये SDLC की प्रक्रिया पूरी होती है। तो SDLC की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके साथ ही हमने सारे फेजेस का डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया हुआ है कि कैसे कैसे हर फेज़ काम कर रहा है अपना। अब हम आते हैं SDLC के मॉडल्स पर। अभी हमारे पास दो मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल। हम SDLC के और भी कई सारे मॉडल हैं, जैसे प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, वी मॉडल है, रैड मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, और भी कई तरीके के मॉडल्स हैं जिन पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ मॉडल्स पर। पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। ये बहुत ही बेसिक मॉडल है, बहुत ही यूज़ किया जाने वाला मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है, मीन्स कि एक सीक्वेंस में ही काम करते हैं इसके सारे फेजेस। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल के नाम से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि एक वाटरफॉल की तरह हमारे इसके फेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे फेजेस कार्य कर रहे हैं। अर्थात कि अब एक झरना जैसे पानी का झरना जैसे गिरता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, लेकिन वो नीचे से ऊपर की जाते हुए नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि आप जो आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं तो आपको हर फेज़ के कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरे फेज़ पे जा सकते हैं। जैसे कि आप पहला पेज कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप दूसरे फेज़ पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बैक आने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 6 फेजेस हैं। पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा फेज़ है सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा फेज़ है सिस्टम टेस्टिंग, पांचवा फेज़ है सिस्टम डिप्लॉयमेंट एंड छठवां फेज़ है सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारा थर्ड फेज़ दे दिया गया है और वहाँ लास्ट में था। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वही जो हमने SDLC के फेजेस में देखा। पहला फेज़ था हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वही मैंने कहा था कि यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। सेकंड फेज़ सिस्टम डिज़ाइन पे हम ऐसे आगे, हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे ही हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली है, सिस्टम एनालिसिस कर ली है, उसके बाद हम आ गए हैं सिस्टम डिज़ाइन पर। सारी रिक्वायरमेंट गैदर होने के बाद, सारे सिस्टम को एनालिसिस करने के बाद हम डिज़ाइन करेंगे कि हमको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो उसका एक फ्लो चार्ट हम डिज़ाइन करेंगे या कुछ प्रोटोटाइप बनाएंगे कि इसके अनुसार हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हमारा यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको जो डिज़ाइन आपने बनाई है उसको आपको कोडिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट टर्म है जिसका मीनिंग है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन को कि आप यहाँ पर SDLC के फेज से ना लें कि आपने लास्ट में आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन गया था, टेस्टिंग हो गई थी और उसके बाद आपने सिस्टम के कंप्यूटर्स पर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, डिप्लॉय कर दिया था। ठीक है ना, डिप्लॉय करने के बाद इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कोडिंग के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है कि हमने डिज़ाइन को कोड में इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये कोडिंग फेज़ को यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद हमने सिस्टम टेस्टिंग की। ठीक है,
और सिस्टम, उसके बाद फिर सिस्टम डिप्लॉयमेंट हुआ यूज़र और कस्टमर के उस कंप्यूटर्स पर। डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पर हमने इस डेटाबेस कनेक्टिविटी की, उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसके बाद वही सिस्टम का रिव्यू लेंगे और फिर सिस्टम मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा वाटरफॉल मॉडल काम करता है। वाटरफॉल मॉडल के लाभ भी हैं, हानियाँ भी हैं। लाभ जैसे कि ये बहुत सरल है, समझने में भी आसान है कि आपको क्या करना है कि आपको हर एक फ़ेज़ को कंप्लीट करते हुए ही लास्ट फ़ेज़ तक पहुंचना है। आप पहला फ़ेज़ यदि कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप दूसरे फ़ेज़ पे जा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मॉडल की रिजिडिटी के कारण रिक्वायरमेंट को मैनेज करना आसान हो जाता है। प्रत्येक फ़ेज़ में एक रिव्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, रिजिडिटी का मतलब है कि आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने एक डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, मतलब कि आप पहले फ़ेज़ में हैं, आपने जब तक उसको कंप्लीट आप नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे फ़ेज़ पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हर फ़ेज़ पे रिव्यू प्रोसेस होती है। आपका पहला फ़ेज़ कंप्लीट आपने कर लिया, फिर आप उसका रिव्यू करेंगे कि हाँ, हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमारे इस फ़ेज़ को करने के लिए हमने वो सारी फुलफ़िल कर ली हैं। अब इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो हम अब नेक्स्ट फ़ेज़ पर जंप करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कार्य होता है। फिर है कि फ़ेज़ेस को प्रोसेस्ड किया जाता है, फिर एक समय में पूरा किया जाता है, कि एक टाइम निर्धारित भी किया जाता है कि हर एक फ़ेज़ को हमको कितने समय में कंप्लीट करना है। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अच्छी तरह से काम करता है, जहाँ आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह समझा जाता है। जैसे छोटे कोई प्रोजेक्ट हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा नहीं होंगी, कम ही रहेंगी, तो इसलिए उन प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉडल को हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से इसके स्टेजेस डिफाइन है, ठीक है, कि आपको कहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, कहाँ पर आप इसको टेस्टिंग करेंगे, कहाँ इसका कोडिंग होगी, कैसे इसका डिज़ाइन होगा, ठीक है ना, और कब किस फ़ेज़ के बाद कब करना है, कि इस फ़ेज़ के बाद यही होगा, इस फ़ेज़ के बाद ये होगा। ऐसे कार्य की व्यवस्था करना आसान है कि पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर आप उसकी डिज़ाइन करेंगे, फ्लो चार्ट बनेगा हमारा, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर हम उसकी कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद हम उसके डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर हम उसको यूज़ करके रिव्यू लेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा वाटरफॉल मॉडल कार्य करता है। अब इससे हानि ये हो सकती है कि बहुत लंबे प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, क्योंकि हम कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए यदि हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं तो हम फेजेस में इतना टाइम लगाएंगे, और बाई चांस हम यदि थर्ड फेज़ पे पहुंच जाते हैं और हमें सेकंड फेज में कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, तो हम फिर वापस नहीं आ सकते, तो हमारा इतना समय जो लगेगा वो तो हमारा वेस्ट होगा। इसलिए दीर्घकालिक प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। उच्च जोखिम और अनिश्चितता रहती है। अब उच्च जोखिम इसलिए, हाई रिस्क इसीलिए रहता है क्योंकि आपको हर फेज़ को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट फेज़ में जाना होता है। यदि आपकी कुछ भी चूक पहले फेज़ में रह जाती है तो फिर वो आपके नेक्स्ट फेज़ को गड़बड़ करेगी, तो इसलिए हाई रिस्क पे काम इसमें होता है। सॉफ्टवेयर अंतिम फेज़ के ख़त्म होने के बाद ही तैयार माना जाता है। जब तक आप पूरे फेजेस को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं वन बाय वन, तब तक आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा वाटरफॉल मॉडल काम करता है। फिर दूसरा मॉडल है इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल के जो फेजेस हैं, जो चरण हैं, वो बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल की तरह ही हैं, बस इसमें एक विशेषता यह है कि हम इसमें हर फेज़ में वापस जाके कार्य कर सकते हैं, कि हम जैसे थर्ड फेज़ पे पहुंच गए या फोर्थ फेज़ पे पहुंच गए और हमें सेकंड फेज़ में कोई परिवर्तन करना है, तो हम वापस आके सेकंड फेज़ में परिवर्तन करके फिर हम थर्ड में जाके और हम फिर फोर्थ में आ सकते हैं। तो ये इसमें करना बहुत आसान होता है। यह चरण ग्राहक के आवश्यकताओं के अनुसार ही होता है। ग्राहक की जिस तरह की आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं के अनुसार प्रोग्रामर अपने प्रोसेस करता है, ठीक है ना। अब यहाँ वाटरफॉल मॉडल से यह मॉडल थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है, और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि आप बार बार हर फेज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए। तो देखिए इसका डायग्राम भी इसी तरीके से है, वही सेम फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, सेम टू सेम वाटरफॉल मॉडल। लेकिन आप इसमें एक और नई चीज़ देख रहे हो कि आप बैक जा सकते हैं। बैक जाने की प्रोसेस हमको इसमें दिखा रही है कि हम किसी भी फेज़ में, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम डिप्लॉयमेंट फेज़ में हैं, तो हम वापस जाके और हमें इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो हम डिप्लॉयमेंट करने से पहले
ठीक है, हम जाएंगे कोडिंग में, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमने टेस्टिंग कर ली, एरर हमारी कोई एरर नहीं आई, कोई बग नहीं आई, लेकिन हमको कुछ और भी परिवर्तन करना है जिससे हमें ये और अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाएंगे और कोडिंग में चेंज करेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे। वापस से हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने परिवर्तन करा है उससे कोई और एरर तो नहीं आ गई। उसके बाद फिर हम टेस्टिंग करके फिर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इटरेटिव मॉडल काम करता है। इटरेटिव मॉडल के लाभ हैं आवश्यकताओं में परिवर्तन के लिए लचीलापन और तत्परता। ठीक है, आप आराम से कभी भी जो भी जिस फेज़ में आपको लग रहा है कि आपको वापस जाके इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, आप आराम से जाके परिवर्तन कर सकते हैं। उच्च जोखिम वाले कार्यों को पूरा होने तक जोखिम को नियंत्रित करना आसान होता है। ठीक है, अब हाई रिस्क में काम कम कर रहे थे वाटरफॉल मॉडल में कि हमको हर फेज़ को कंप्लीट करके ही जाना है, हम वापस किसी फेज़ में आ नहीं सकते, लेकिन हम इटरेटिव मॉडल में आसानी से हम दूसरे फेज़ में जाके चेंज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। कुछ कार्यों का विकास जीवन चक्र की शुरुआत में जल्दी से विकसित किया जा सकता है। अब इटरेटिव मॉडल में क्या है, ये आसानी हो गई कि आप वापस से किसी भी फेज़ में जाके काम कर सकते हो। तो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज़ में काफ़ी कुछ डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ हमने इतना डिसाइड कर लिया, अब हम फटाक से डिज़ाइनिंग फेज़ में आ जाते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, हम फिर कोडिंग फेज़ में आ जाते हैं। अब यदि हमको लगता है कि कोडिंग में हमको यहाँ पर डिज़ाइन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम वापस से आ जाएंगे डिज़ाइन में चेंज करके, फिर हम कोडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसान कर सकते हैं। इटरेटिव मॉडल से हानि ये हो सकती है कि इटरेटिव मॉडल वाटरफॉल मॉडल की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल में हम बैक नहीं जा पा रहे थे, तो अब जब हम इस मॉडल में बैक जा पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर रिसोर्सेज की भी आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। परियोजना के प्रथम फेज़ में भी जोखिम का पूर्ण निर्धारण नहीं हो पाता है। अब इटरेटिव मॉडल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फेज़ में भी हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारा कितना जोखिम हमें लेना होगा, क्योंकि हम वापस से फेजेस में आके चेंज कर सकते हैं। तो हम बार बार किस फेज़ में आ सकते हैं, ये हमें अभी से निर्धारित नहीं कर सकते हम कि हम आगे हम किस फेज़ में रहेंगे और फिर हमें किस फेज़ में आके परिवर्तन करना होगा। तो इस प्रक्रिया को प्रबंधित करना भी मुश्किल होता है। इसी वजह से इसको प्रबंधित करना भी मुश्किल है कि आपको कब किस फेज़ में वापस जाके काम करना पड़ेगा, तो आपको नहीं पता होता है। आपको कभी भी इस तरीके की समस्या आपके सामने आ सकती है, तो इसलिए आपको उसको निरंतर ही प्रबंधन करते हुए चलना रहता है कि हाँ, कि हमने फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया है, सेकंड फेज़ कंप्लीट कर लिया है, हम थर्ड फेज़ में आ गए हैं। अब हमें सेकंड फेज़ में लग रहा है कि थर्ड फेज़ में आने के बाद हमें ये लगा कि सेकंड फेज़ में ये परिवर्तन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो हम सेकंड फेज़ में चले जाएंगे, तो फिर हमें फिर वापस थर्ड फेज़ में आना होगा। तो ये हमें साथ ही साथ में हमें इसको मैनेज करते रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा इटरेटिव मॉडल कार्य करता है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ और मॉडल्स पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।